सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ सोलर स्टार। एंड आज के इस वीडियो में काफी सारी चीजों का पता हम लगाने वाले हैं, बट उससे पहले गाइस थोड़ा सा रिकैप जान लेते हैं क्योंकि सोलर स्टार यार मिस नहीं कर सकते। सो गाइस, अब तक की कहानी में ये हुआ था जहाँ पर बेसिकली लू फेंग को यहाँ पे समन किया जाता है उसी 5 एल्डर्स मीटिंग्स में, जहाँ पर बाकी सारे एल्डर्स भी मौजूद थे। और यहाँ पे पता चलता है जाके कि जो ह्यूज एक्स क्रिएटर है ना, उसे यूनिवर्स ओशन के अंदर एक बहुत ही तगड़ा वाला आर्केनम मिला है, जिसके चलते सभी लोग यहाँ पे सेलिब्रेट भी कर रहे थे। और जैसा कि मैं पता है कि ह्यूमन रेस को इससे कितनी बड़ी एडवांटेज मिलने वाली है। और बस आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जैक्टली इसी मोमेंट्स होती है जहाँ जो ह्यूज एक्स क्रिएटर है वो यहाँ सभी को बताने लगते हैं कि अभी जो मुझे ट्रेजर मिलने की ये जो अनाउंसमेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कभी भी किसी को बाहर ना बताएं क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। एक बार जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो मैं खुद चल के सभी को अनाउंस करूंगा और सबके सामने ये जाहिर करूंगा। अब ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब वो बताने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम सभी को सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि इससे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है, एक मैटर है जिस पर मैं तुम सभी की राय जानना चाहता हूँ और मैं इस मैटर को तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तभी ये कहते हुए वो सभी का अटेंशन ना अपनी तरफ पूरी तरीके से ग्रैब कर लेता है और फिर यहाँ पर एक मैप को शो कराते हुए कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरा इसे गौर से देखो। ये असल में जो मैप आप सभी लोग अपने सामने देख पा रहे हो ना, ये असल में यूनिवर्स बोर्ड का मैप है, जिससे कि मैंने लू फेंग के मैप डेटा के साथ कंपाइल किया है और तब जाकर ये फॉर्म में आया है। अब तभी सभी लोग जब ये सुनते हैं ना कि लू फेंग के पास भी इस मैप का दूसरा हिस्सा मिला है, तो वही उनके होश उड़ जाते हैं। तभी उनमें से कहना लगता है कि वैसे ह्यूज एक्स क्रिएटर को एक मैप का पीस मिला, इस बात से मैं सरप्राइज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पास भी एक मैप का पीस होगा, इससे मैं बहुत ज्यादा चकित हूँ। और तुम्हारा वाला जो है वो तो कोर रीजन्स के बहुत से ऐसे अनकवर्ड पार्ट्स को भी कवर किए हुए है जिसके बारे में किसी को भी आज तक नहीं पता। अभी यहाँ पे बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि इस लड़के को, इस बच्चे को आखिर ये मैप मिला तो मिला कहाँ से, और वो भी इतना डिटेल्ड वाला। यहाँ पे जो लोग लू फेंग को पसंद नहीं करते वो लोग तो भाई इस बात पे ध्यान भी नहीं देते क्योंकि जलन हो रही थी ना इतनी अंदर से, अकड़ कुड़न जिसे कहते हैं, अंदर से ऐसा ना जल भुन के ये राख हो रहे थे। यहाँ पे लू फेंग भी जब इस मैप को देखता है ना तो वो खुद भी थोड़ा सा मन में सोचने लगता है कि हालांकि मुझे इसे आने में कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स बोर्ड को कवर नहीं करता। लेकिन जितना ज्यादा डिटेल वाला हमारा मैप होगा ना, उतना ही ज्यादा खतरों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन फिर रिवॉर्ड भी तो ज्यादा ही मिलेगा ना। यहाँ पे लू फेंग उस मैप को देखे जा रहा था, तभी ह्यूज एक्स क्रिएटर लू फेंग को बुलाता है। लू फेंग अपनी जगह से खड़ा होता है, बताने लगता है कि लू फेंग, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें प्राउड भी फील करता हूँ कि तुमने बिना किसी स्वार्थ के इस मैप को पूरे ह्यूमैनिटी के लिए डोनेट कर दिया, और जिसके चलते तुम्हारा जो मेरिट स्कोर है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और हमारी जो ट्रेजरी है ये लिमिटेड है और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि हम तुम्हें दे सके, और अगर पूरा का पूरा भी देते तो भी हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। स्पेशली जो तुम्हारा एहसान है पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर, इसकी बराबरी तो कभी भी कोई नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे इस काइंडनेस का बदला दिया जा सकता है। मैं बस तुम्हें 5000 आर्केना पॉइंट्स ही दे सकता हूँ। अब गाइस, देखने वाली बात ये थी कि जो लोग थोड़ा भी जलते और कुड़ते थे ना लू फेंग से, वो लोग भी ये मानते थे कि यार बंदा दिल का बड़ा सही है, वरना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कोई ऐसे ही फ्री में क्यों देगा। हाँ, तभी यहाँ पे सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं कि हाँ, लू फेंग का जो एहसान है इसका बदला कभी नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे लू फेंग तभी कहता है कि पर सीनियर, आपने तो अपने मैप को भी फ्रीली ऐसे सबके सामने ऑफर किया, तो फिर मुझे पॉइंट्स क्यों दिए जा रहे हैं। यहाँ पे उसकी खुददारी को देख कर ना जो ह्यूज एक्स क्रिएटर है वो उससे और ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें इस वक्त पावर की जरूरत है और इसीलिए जो मैं दे रहा हूँ ले लो, चुपचाप रिफ्यूज मत करो। अब ये सुनकर लू फेंग उनकी बात मान जाता है, कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए सीनियर, हमारे रेस के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ मैं वो हर चीज करूंगा। यहाँ पे हम देख पाते कि सारे के सारे जो लोग थे ना वो सभी लोग अब सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो यहाँ पे स्काई समिट मास्टर हो, क्या सिटी लॉर्ड हो, लू फेंग हो, ये सभी लोग ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी के लिए इन लोगों को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है। इसी के साथ गाइस यहाँ पे थोड़ी देर सही से वक्त बिताने के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, जहाँ स्टार टावर के अंदर मौजूद लू फेंग सीधा बढ़ रहा था यूनिवर्स बोर्ड की तरफ, जो कि यूनिवर्स ओशन का ही हिस्सा है। यहाँ पे फाइनली ये लोग इसके करीब पहुंच जाते हैं और बाबा तभी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि अब बस हम बहुत ही जल्द वहाँ पे पहुंचने वाले हैं जो कि हमारी डेस्टिनेशन है जी, द यूनिवर्स बोर्ड। अब गाइस यहाँ से जो आग की शुरुआत होगी ना, उसे देखकर भाई तुम्हें क्या गूज बम्स आने वाले हैं, स्पेशली जो फाइट्स, जो मिस्ट्रीज का पता चलने वाला है। अगर तुम नॉवल वॉचर हो और थोक के भाव में अगर तुम स्पॉयलर्स रीड करते हो तो तुम्हें तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे हमें एक वेसल स्पेंस को दिखाया जाता है जो कि हजारों ऑफ मिलियन लाइट ईयर्स से यहाँ पे एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है। साथ ही बाबा तो बताने लगती है कि ये कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे ये जो क्योटिक एनर्जी है ना, इसको लगातार ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ तक पहुँच पाना ही बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ आसपास के सरफेस को हमें दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जैसे ठंड में जम चुका हो, यहाँ पर बस बड़े बड़े आइस लैंशेस नजर आते हैं। बाबा तो बताने लगती है कि यहाँ की जो कंडीशन है ना वो इतनी ज्यादा हार्श है कि कोई अगर बिना किसी ठीक ठाक तैयारी के यहाँ पहुंच जाता है ना तो उनकी जान जाना तय है। इवन की डिवाइन बॉडी सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये बस मैंने इसके आउटर स्पेस का बताया, अगर बाहर की बात करो तो यूनिवर्स बोर्ड के अंदर का जो खतरा है वो इससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि किसी को अब तक ये नहीं पता कि यूनिवर्स बोर्ड का ओरिजिन क्या है, किसी को नहीं पता कि आखिर ये कहाँ से आई है, कहाँ से एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि जो 2 होल
होली लैंड यूनिवर्स है उनके पैदा होने से पहले भी इसके एग्जिस्टेंस को माना जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है इसके बारे में आज तक कोई नहीं बता सका। कहा ऐसा भी जाता है कि काफी बार ऐसा देखा गया है कि जो मिनिएचर यूनिवर्स है उसने तो अपनी तरफ इसे खींचकर इसे डिवोर तक कर लिया है, विच मीन्स कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताते हुए बाबा बताने लगती है कि क्योंकि ये मिनिएचर यूनिवर्स को ऐसे डिवोर कर लेता है ना, इसी के चलते इसका नाम यूनिवर्स बोट रखा गया है। अब यहाँ पे गाइस जैसे लुओ फेंग यहाँ लैंड करता है ना इसके स्पेस के पास, तो यहाँ पर उसे देखते साथ ही लुओ फेंग कहने लगता है कि वाकई में जैसा इसका नाम दिया गया है यूनिवर्स बोट, वो भी इसके खतरे को भांपते हुए बिल्कुल अपने नाम पे ये खरा उतरा है। सच में ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं बाहर से देख के ही बता सकता हूँ। अब गाइस तभी यहाँ पे सीनियर व्हाइट गोल्ड मास्टर और सीनियर ब्रदर दोनों की तरफ से लुओ फेंग को मैसेज आता है। जैसे उनकी आवाज सुनता है लुओ फेंग टर्न होता है, जहाँ लुओ फेंग सरप्राइज था कि ये लोग तो वाकई में यहाँ पे मौजूद है और ये लोग पलक झपकते ही इनके करीब आने लगते हैं। यहाँ पे लुओ फेंग जानता है कि ये सीनियर ब्रदर का टीचर है और जैसा एक टीचर को होना चाहिए ये बिल्कुल वैसे ही अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यहाँ पे जो व्हाइट गोल्ड मास्टर है उसे देखते साथ ही लुओ फेंग उसे रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि जो व्हाइट गोल्ड मास्टर है इनके गाइडेंस के अंडर बिग ब्रदर लगातार ब्रेक थ्रू करता हुआ आ रहा है और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज का इसको सामना करना पड़ा जिसके बारे में कोई नॉर्मल पर्सन तो सोच ही नहीं सकता, और बहुत ही कम वक्त में ही वो इमॉर्टल किंग लेवल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे यूनिवर्स बोर्ड मास्टर लुओ फेंग को बताने लगते हैं कि जब तुमने जो यूनिवर्स बोर्ड मैप है उसे सबके साथ शेयर किया, सबके सामने रिवील किया, तो सबके सब उसे एक्सप्लोर करना चाहते थे। अब तभी यहाँ पे उसका भाई कहने लगता है कि इसीलिए जो मास्टर है वो भी यहाँ पे आए हैं। अब व्हाइट गोल्ड मास्टर बताने लगते हैं कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना वो वाकई में ऑलरेडी एक जीनियस है, एक रेयर जीनियस, लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसका छोटा भाई उससे भी सरपास कर देगा। लेकिन सिर्फ सरपास नहीं, तुमने तो उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब जबकि तुम अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हो वो भी ऐसे खतरनाक जगह पे, तो मैं बस तुम्हें यहाँ पे बदले में इतना बताना चाहता हूँ कि अंदर जाके थोड़ा चौकन्ना रहना, क्योंकि जो अंदर की जगह है ना चाहे वो जितनी ज्यादा इजी लगे लेकिन अगर तुम जरा भी केयरलेस हुए ना तो यहाँ तक कि हम जैसे लोगों की भी ये जान ले सकता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा है कि भाई एक बंदा जैसे ही अंदर जाता है ना सेकंड्स में फ्रीज हो जाता है। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसी लेक्स भी है जिसका पानी इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक बार अगर इसके अंदर कोई फंस गया ना उसकी बॉडी बिल्कुल नथिंगनेस में बदल जाएगी, क्योंकि इसका जो पीएच लेवल है वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे है। तभी यहाँ पे मास्टर बताने लगते हैं कि जो आइस समिट मास्टर है और मैं हम दोनों ने प्लान किया है कि हम लोग सेपरेटली इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका मतलब ये है कि तुम भी अपने आप की जिम्मेदारी पे होगे, बस मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड करने आया था कि वहाँ जाना तो अपना खास ख्याल रखना। जिसपे लुओ फेंग उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि सीनियर मैं आपकी सारी बात समझ गया। अभी यहाँ से गाइस लुओ फेंग निकल पड़ता है सीधा डीप एरिया में जाने के लिए, और बस यूनिवर्स ओशन के अंदर जो यूनिवर्स बोट जो कि वन ऑफ द 3 डेंजरस लैंड में से एक है गाइस, इसका पहला डेस्टिनेशन हमें दिख जाता है जिसे कि आइस क्रिस्टल जोन कहा जाता है। यहाँ पर आने वाली हर एक चीज क्रिस्टलाइज होने लगती है, लेकिन यहाँ पे लुओ फेंग तो अपना रास्ता खुद ब खुद बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान जितने सारे वो अटैक्स कर रहा था ना, सामने जितने भी बड़े बड़े जो ऑब्स्टिकल्स थे इन सभी को भी वो डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन उनमें से एक को जैसे वो तोड़ता है जो कि दिखने में किसी बहुत बड़े से बर्फ की चट्टान जैसा दिख रहा था, अचानक से उसके अंदर से काउंटर अटैक होने लगता है और अगर किसी एक से भी लुओ फेंग टकरा गया ना भाई इसकी कुल्फी जम जाएगी। तभी यहाँ पे पापा था उसके लिए एक सेफ रूट को डिस्कवर करती है और बताती है कि तुम्हारा जो रूट जैसे कि मैंने प्लान किया है जिसमें कि तुम्हारी सहमति ज्यादा थी, मैं तो कुछ और करना चाहती थी लेकिन तुम ही इंसिस्ट कर रहे थे, तो इस रास्ते में टोटल 892 डेंजर जोन्स है। मतलब क्या सोच के तुमने प्लान किया, और ये जिस एरिया में हम जा रहे हैं ना ये पूरी की पूरी एरिया आइस ब्लेड्स के जरिए से कवर है। यहाँ पे लुओ फेंग अपनी जान बचा रहा था। बाबा तो बताने लगती है कि दिखने में ये भली ऑर्डिनरी लगे लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लुओ फेंग ये देखते साथ ही अपने फ्लेम सैंड कप को बाहर निकालता है जो कि असल में आओ यॉन मास्टर का ट्रेजर था और जिसका किस्सा तो लुओ फेंग ने खत्म कर ही दिया था ऑलमोस्ट। इसके बाद लुओ फेंग इसका यूज करता है और सारे के सारे डेंजर को अपने रास्ते से उड़ाते हुए सीधा एक ऐसी जगह पे लैंड करता है जहाँ पर इससे भी बड़ा खतरा उनके इंतजार में था। बाबा तो बताने लगती है कि अभी तो असली डेंजर की शुरुआत हो रही है कि जो गॉड डिस्ट्रॉइंग माउंटेन स्ट्रीम है वो आगे मौजूद है और यहाँ पर तो 90% लोग इसके आगे जा ही नहीं पाते। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो गॉड स्लेइंग चैस्म है जो कि यूनिवर्स बोर्ड के अंदर ही मौजूद है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि आधे से ज्यादा लोग जब इसका नाम सुनते हैं ना, इसके बारे में सुनते हैं, तो वो लोग आगे जाना कंसीडर ही नहीं करते, कोई और रूट को वो लोग अपनाते हैं। अब लुओ फेंग इस जगह को देखकर कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है ना, ये मैं खुद जाके पता लगाऊंगा। ये कहते हुए वो तेजी से आगे की ओर एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक मिस्टीरियस एंटिटी को हम देख पाते हैं जो कि पानी के फॉर्म में था। अचानक से उसके बॉडी पार्ट्स जो यहाँ पे मौजूद थे उन सभी को वो एक साथ पानी के शेप में गैदर करते हुए सीधा डीप एरिया में पहुंच जाता है और यह ह्यूमन का शेप लेते हुए कहता है कि क्या बात है ह्यूमन, हाँ मानना पड़ेगा ह्यूमन, तुम्हारे अंदर गट्स तो है, तुम गॉड डिस्ट्रॉइंग माउंटेन के अंदर यहाँ अकेले आने की जरूरत कर सकते हो, वाह मैं मान गया तुम्हें। इस दौरान लुओ फेंग जो कि आगे बढ़ रहा था सडनली उसे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। अब तभी यहाँ पे जो बाबा है वो कहने लगती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है क्योंकि यहाँ पर एक टेरिफाइंग बीइंग जिसे कि लावा डेविल गॉड के नाम से जाना जाता है वो
एग्जिस्ट करता है और ट्रू गॉड के लेवल के नीचे का जो भी बंदा होता है ना, इंस्टेंटली वो बंदा किसी को भी निपटा सकता है। यहाँ पे हमें हल्की सी इसकी झलक भी दिखाई जाती है कि आखिर ये जो एंटिटी है ये किस टाइप की दिखती है। इस दौरान लुओ फेंग जो कि आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जगह जगह पर एक सप्रेशन फोर्स जो है ना वो नीचे की ओर इन लोगों को ढकेलने लगती है, जिसके चलते लुओ फेंग घिसते पिटते आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे के इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इसका कुछ खास नतीजा नहीं निकलता। आफ्टर ऑल यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जो चट्टान है जो कि ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था, लुओ फेंग इसकी चपेट में आ चुका था। तभी यहाँ पे लुओ फेंग अपने सुमो विंग्स की कमाल की ताकत का यूज करता है और यहाँ अपने नाखूनों को गढ़ाते हुए सप्रेशन पावर का यूज करते हुए इसे इसके बीच से फाड़ते हुए ना आगे निकलने की कोशिश करता है, जिसके बाद लुओ फेंग जैसे तैसे करके इसको बीच से तोड़ते हुए इस चट्टान के बिल्कुल आर पार निकल जाता है। साथ ही वो यहाँ पर जब अपने पावर्स का यूज कर रहा था ना, तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके बाहर आते साथ ही एक बहुत बड़ा सा चट्टान उसके वेलकम के लिए यहाँ पे मौजूद था और जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। तभी यहाँ पर हम उसी एंटिटी को देख पाते हैं जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो यहाँ पे अपनी आईज ओपन करता है और कहने लगता है कि तो मतलब रूमर सच है कि जो सिल्वर विंग्ड आर्केना है वो सच में बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर को पोजेस करता है। लेकिन अफसोस की बात है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये सिल्वर विंग्स एट द एंड मेरे हाथों में ही आने वाले हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसने लुओ फेंग को जैसे पूरी तरीके से अपने जाल में ट्रैप कर लिया था। वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो यहाँ पर लुओ फेंग के सामने आने की भी गलती कर देता है। लिटरली उसे किसी चीज की भी परवाह नहीं होती और वो यहाँ पर उसके सामने जाने के लिए रेडी था। वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग अचानक से ऊपर से तेजी से नीचे की ओर गिरा दिया जाता है और इस दौरान ऊपर का स्पेस जैसे क्रैक करता है और इसके अंदर से इंटेंस अमाउंट में वाटरली प्रेशर आने लगता है। यहाँ पे लुओ फेंग सिल्वर विंग की पावर का यूज कर रहा था और यहाँ जैसे तैसे उस चीज को अपनी तरफ आने से वो रोक लेता है। इस दौरान यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो एंटिटी इनके सामने आने ही लगती है, जिसका जो फिगर है वो जैसे पूरी तरीके से वाटर से बना हुआ था। अब तभी यहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि अच्छा तो ये वो है। आप पता बताने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा और ये असल में फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा का जो एंसेस्टर गॉड सेक्ट था उससे बिलोंग करता है, जिसे कि युनतू कहा जाता है। यहाँ पे वो लुओ फेंग को चौकन्ना रहने के लिए कहती है। इस दौरान यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि युनतू की पूरी बॉडी यहाँ पे फॉर्म लेने लगती है और बाबा तो बताने लगती है कि ये अपने जमाने में ही लोग कहा करते थे कि इससे डील कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा कनिंग है और अगर योना मास्टर से और अगर एन योंग मास्टर से मैं तुलना करूँ ना तो ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, तो थोड़ा संभल के डील करना। इस दौरान युनतू अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था। अब यहाँ पे उसकी बॉडी जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी वो यहाँ पे लुओ फेंग को कमांड देता है और कहने लगता है कि ह्यूमन अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप वो जो सिल्वर विंग्स है चुपचाप मेरे हवाले कर दो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरा फैसला बहुत पसंद आया होगा, है ना, तो चलो चुपचाप हवाले कर दो। लुओ फेंग कहता है कि खबरदार जो तुमने ऐसी बकवास दोबारा की मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें क्या लगा वही घिसा पिटा डायलॉग देगा कि नहीं ये कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं दूंगा, ये बोलेगा। यहाँ पे दोनों फोर्स आपस में टकराती हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपना सप्रेशन पावर डालने लगते हैं, लेकिन दोनों भी एक कदम आगे पीछे नहीं होते हैं, एक दूसरे को घूरा जाता है। पर तभी यहाँ पे वो एक बहुत बड़ी चट्टान को सीधा लुओ फेंग की तरफ फेंकने लगता है, जो देखकर लुओ फेंग भी अपने सिल्वर विंग्स की पावर का यूज करते हुए मीटियोर शावर जैसी टेक्निक का यूज करता है और यहाँ इन सभी को पीछे की ओर ढकेलने लगता है, जो देखकर यहाँ युनतू लुओ फेंग से इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास काफी सारी ट्रिक्स है, हाँ मतलब कि तुम मुझे बहुत देर तक एंटरटेन करने वाले हो। अब यहाँ पे तभी वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, लेकिन गाइस सरप्राइजिंग बात ये है कि ये बंदा खुद भी गोल्डन बीस्ट गॉड पैथ को फॉलो करता है, यानी कि उसे कल्टीवेट करता है, जो देखकर लुओ फेंग इसे इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आखिर इससे डील कैसे किया जाए। इवन कि लुओ फेंग ये तक पता लगा लेता है कि वो सीक्रेट आर्ट्स का भी यूज कर रहा है। लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि जो सीक्रेट आर्ट्स का ये यूज कर रहा है ना वो लुओ फेंग से ज्यादा तगड़े लेवल की है। अब जिसके बाद ये जो जाइंट सा स्टोन था ना इसके ऊपर घुमा के एक लात मारता है और ये लुओ फेंग की तरफ तेजी से जाने लगता है। लुओ फेंग अपनी पावर से रोकता है और तभी यहाँ पे बीस्ट फॉर्म में ये चिल्लाते हुए कहता है कि ह्यूमन तूने मुझे गुस्सा दिलाया है। तभी यहाँ पर वो एक बहुत बड़े से जो टोर्नेडो है उसे क्रिएट कर देता है, जो कि सक्शन फोर्स के जरिए से लुओ फेंग को अपनी ओर खींचने लगता है। इवन कि लुओ फेंग खुद भी हैरान था कि इसकी स्पीड और इसका जो स्पीड है ना खींचने का वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे है। लुओ फेंग को फुल पावर यूज करनी पड़ती है इसके आगे इसको रेजिस्ट करने के लिए। यहाँ पे लुओ फेंग बताता है कि ये अटैक ऐसा था कि जैसे मैंने यूनिवर्स मास्टर के फुल पावर पंच को झेला हो। अब तभी यहाँ पर एक मैग्मा व्हर्लपूल बनता है, जैसे कि बावता दूर से ही देख लेती है और कहती है कि ये भी इन्हीं खतरनाक चीजों में से एक है और हमें इससे भी बचना होगा। यहाँ पे बेचारी बावता की हालत भी खराब थी और वो कहने लगती है कि याद रखना ये लावा डेविल गॉड के बाद सेकंड नंबर का सबसे बड़ा खतरा है। अब यहाँ पे ये जो मैग्मा व्हर्लपूल है जो कि धीरे धीरे करके बहुत एक्सपेंड कर चुका था, जिसकी चपेट में इवन की यहाँ पे युनतू भी आ चुका था, लेकिन वो यहाँ पे यहाँ का आदी बन चुका था तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये बात वो खुद भी यहाँ पे मेंशन करता है कि मैं बीते 100 मिलियन टाइम से ना इस मैग्मा व्हर्लपूल में सर्वाइव करता हुआ आ रहा हूँ और इसे कैसे हैंडल करना है ये चीज तो मैं सालों पहले ही समझ चुका था। इसका मतलब जो एडवांटेज इस वक्त मेरे हाथ में है भले ही मेरे नजर में ये ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अगेंस्ट ये बहुत बड़ी है और जब तक मेरे पास इतना हल्का सा एडवांटेज है ना तो तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे 2 लोगों का एक साथ सामना करना है। ये कहते हुए वो वापस से उस चट्टान के ऊपर अपना प्रेशर डालता है और यहाँ सीधा लुओ फेंग की तरफ से थ्रो करता है। अब इस दौरान लुओ फेंग जो कि मैग्मा व्हर्लपूल के अंदर फंस चुका था, तो गाइस डू और डाई
की सिचुएशन आ चुकी थी। लुओ फेंग यहाँ पे सुवो विंग से फुल पावर का यूज करता है और यहाँ पीछे मौजूद वो जो बड़ा सा चट्टान था इसे पकड़ते साथ ही सीधा इसकी तरफ उठा के मारता है, जहाँ पे वो जो दूसरा चट्टान जो कि इसकी तरफ बढ़ रहा था इससे वो टकराता है। एक तरफ अंतु दूसरी तरफ लुओ फेंग, और यहाँ दोनों का इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था ना अटैक के बाद, तो यहाँ दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं। और जो एक्सप्लोजन यहाँ पे होता है ना उससे भाई यहाँ इन दोनों की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन लुओ फेंग स्माइल करता है कि अच्छा तो मैंने इसको भी पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। लुओ फेंग अब फाइट के लिए एक्साइटेड था, वो अपने सुवो विंग्स को बड़ी शान के साथ लहराता है। तभी यहाँ पे अंतु भी अपने बीस्ट फॉर्म में आते हुए सीधा लुओ फेंग के ऊपर हमला करता है और कहता है कि ये सिल्वर विंग्स मेरे हैं। जो सुन के लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुम्हारे सपनों में, और तभी घुमा के एक दूसरा अटैक लुओ फेंग इसकी तरफ कर देता है, जिसके चलते ये बत्तख काफी दूर जा गिरता है और अब इसकी सटक जाती है। वो यहाँ पर लुओ फेंग से हाथापाई करने के लिए आ जाता है, दोनों में मुक्केबाजी होती है, लेकिन लुओ फेंग अपने मास्टर का दिया गया वो ब्लेड निकालता है और यहाँ इसके ऊपर एक धमाकेदार अटैक करता है, जिसके चलते इसके मुंह से खून तक निकल जाता है। यहाँ पे फिर वो और ज्यादा गुस्से में आता है और इंटेंसली और बहुत ही ज्यादा ओवर पावर के साथ लुओ फेंग के ऊपर हमला करता है। दोनों के बीच बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। एक तो दोनों ही इस मैग्मा पूल के अंदर मौजूद है, जहाँ पे हर एक चीज इनसे टकरा रही है, वहीं दूसरी तरफ दोनों आपस में ही डेथ मैच खेलने में बिजी थे। इस दौरान यहाँ पे लुओ फेंग को ये अपने मुंह में बंद कर लेता है, लेकिन लुओ फेंग अपनी तलवार को पकड़ता है और इसके मुंह के अंदर एक जोर का अटैक करता है, जिससे इसका मुंह खुल जाता है और लुओ फेंग बाहर आता है। यहाँ पे ये बंदा इस हद तक डेस्परेट हो चुका था सिल्वर विंग्स को पाने के लिए कि भाई बच्चे की तरह छटपटाने लगता है, लिटरली अपने हाथ पैर पटकते हुए कहने लगता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो दो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अचानक से ये डेस्परेट में अपनी फुल पीक पावर को अनलीश करता है, जहाँ जो उसका बीस्ट फॉर्म था ना वो जो उसकी हॉर्न थी वो ग्लो करती है और अपने इस हॉर्न से ही उसके रास्ते में आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हुए ये तेजी से उसका खेल खत्म करने के लिए चाहता है। लेकिन लुओ फेंग जो कि अपने कटिंग पर्ल ब्लेड का यूज करते हुए इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका सींग यानी कि इसका जो हॉर्न है ये इतना ज्यादा हार्ड था ना कि लुओ फेंग का अटैक कोई असर नहीं कर पाता। लिटरली वो यहाँ पर लुओ फेंग को दूर फेंक देता है। लुओ फेंग रास्ते में काफी सारी चट्टानों से टकराता है और उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका हॉर्न इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बट गाइस लुओ फेंग को ये मामूली चीज थोड़ी है, यहाँ पे जो शॉक वेव इससे फील होता है ना उसके ब्लेड से टकराने के बाद ये भी फ्लाइंग जेट बनते हुए काफी दूर जाके गिरता है और रास्ते में जितने भी चट्टाने आती है उससे ये टकराता है, जिससे इसके मुंह से भी काफी सारे अमाउंट में खून निकलता है। इसकी हालत भी खस्ता हो चुकी थी, लेकिन लुओ फेंग इस वक्त सोचता है कि शायद उसे इतने ज्यादा अमाउंट में गोल्डन कंट्री की फुल पावर का यूज नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ से एस्केप करने का सोचता है। जो देखकर ये बंदा पीछे पड़ जाता है और कहता है कि ह्यूमन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं भाग सकते। अब गाइज मैं तुम्हें बता दूं कि लुओ फेंग अपने इस गोल्डन कंट्री की पावर का इतना यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि शिवो विंग्स की पावर के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले, वरना ऐसे तो जो पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं वो खुद उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब यहाँ पे लुओ फेंग निकालता है अपने फिंगर्स के बीच से उस स्वॉर्ड को और कहने लगता है कि क्या बस इतना ही कर सकते हो तुम। ये कहते हुए वो उस स्वॉर्ड को चला के मारता है, जो देखकर अंतु वो भी फुल स्पीड के साथ उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उस स्वॉर्ड का इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि ये सीधा मुंह के बल नीचे गिरता है। अब यहाँ पे लुओ फेंग भागने लगता है, जो देखकर वो वापस से इसके पीछे पड़ता है और कहता है कि क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए वो फिर से उसके पीछे लग जाता है। या वो मन में कहता है कि एक बार मैं इस मैग्मा व्हर्लपूल के सेंटर में से ले जाऊँ ना, फिर मेरा काम हो जाएगा, जिसके बाद मैं अपनी एक सीक्रेट आर्ट का यूज करूंगा, जिसके जरिए से मैं इस टोर्नेडो के कोर के अंदर एक ऐसा अनहाइलेशन को ट्रिगर कर दूंगा जिससे कुछ भी नहीं बचेगा। इस दौरान लुओ फेंग जो कि हर एक ऑब्स्टिकल से बचते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था, तभी पीछे पीछे ये बंदा भी चट्टानों के ऊपर उछल कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो मैग्मा व्हर्लपूल है ये सच में बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था। अब यहाँ अंतु वो खुद से कहने लगता है कि मेरी डिवाइन बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरा जो टैलेंट है ये भी बहुत ज्यादा यूनिक है, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं बहुत मुश्किल से इसके अंदर से बच के निकल सकता हूँ। लेकिन एक बार एक यूनिवर्स मास्टर अगर इसके अंदर पकड़ा जाए ना, तो वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी बॉडी ये प्रेशर कभी झेल ही नहीं सकती और उसकी बॉडी का क्या हशर होता है ये देखने लायक होगा। यहाँ पे लुओ फेंग तेजी से इसी मैग्मा व्हर्लपूल के बिल्कुल सेंटर की तरफ ही बढ़ रहा था, जिसके बाद जैसे इस बंदे को लगता है कि ये सही मौका है तो वो इमीडिएटली अपना सीक्रेट आर्ट को ट्रिगर कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे एक शॉक वेव जैसी चीज रिलीज होती है, जो देखकर लुओ फेंग तो स्माइल करता है और तभी एक जोर का धमाका होता है। अब यहाँ पे ये देखकर ये बंदा हंसता है, इतना ज्यादा ये खुश था कि ये आसपास किसी चीज को देखता ही नहीं। तभी यहाँ पे लुओ फेंग का सप्रेशन पावर रिलीज होता है, जिसके चलते इसकी बोलती बंद हो जाती है और लुओ फेंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे आइडिया नहीं है इस मैग्मा व्हर्लपूल का जो सेंटर है वो कितना ज्यादा डेंजरस होगा। हाँ अनहाइलेशन आर्ट। हाँ ये सुनकर तो यंतो पूरी तरीके से शॉक्ड था और कहता है कि कैसे तुम्हारे ओरिजिनल यूनिवर्स के बहुत कम ही लोग यहाँ 3 डेंजरस लैंड्स में एक्सप्लोर कर पाए और इसका बहुत कम हिस्सा ही जानते हैं, तो आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता हो सकता है। यहाँ तक कि मेरा खुद एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट उसे खुद ये सारी इन्फॉर्मेशन रीइंकार्नेशन एरा से ही मिली है। इनके अलावा इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं पता, तो कैसा तुम्हें इस बारे में पता हो सकता है। यहाँ पे ये गुस्से से भाई तिलमिला रहा था और लुओ फेंग इसे देख के स्माइल करता है। अब यहाँ पे गाइस बाबा एक्सप्लेन करती है कि आखिर लुओ फेंग को इन सब के बारे में कैसे पता है। अब तुम्हें याद होगा कि प्रीवियस एपिसोड
एपिसोड में जो जेई फेंजी है, जिन्होंने कि लिऊ फेंग को क्या बड़े बड़े ट्रेजर दिए, अपनी इनहेरिटेंस तक दी, तो उन्होंने इस मैग्मा वर्ल्ड पूल के बारे में हर एक छोटी बड़ी डिटेल को रिकॉर्ड करके उस मैप में सौंपा था और इसी के चलते लिऊ फेंग को इसके बारे में पता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो युनतोऊ था ना, ये गुस्से से इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो यहाँ से तेजी से आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी यहाँ अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो किसी और डायरेक्शन जाने लगता है। तभी लिऊ फेंग जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, सडनली यहाँ पर लिऊ फेंग को कुछ फील होता है और तभी स्पेस को चीरते हुए यहाँ पर 3 बहुत बड़े से स्पेयर स्वॉर्ड्स सीधा लिऊ फेंग की ओर बढ़ते हैं, जिनसे लिऊ फेंग बाल डॉज करता है। लेकिन ये जो स्पेयर स्वॉर्ड्स थी ना, इनसे जो ऑरा निकल रही थी, जैसे कि लिऊ फेंग ने फील किया, उसे देखते साथ ही वो समझ जाता है कि ये जो ऑरा है ये बिलियन ऑफ किलोमीटर दूर से आ रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये फिर भी इतना ज्यादा फास्ट है। अब सडनली हमें यहाँ पर कुछ छोटी छोटी आंख जैसी चीज नजर आती है, जो ऐसा लग रहा था कि किसी टाइप का डिवाइस है जो कि यहाँ पर नजर रखे हुए है। और यहाँ तभी पता चलता है कि शायद से ये जो 2 बंदे हैं ये असल में उसी डिवाइन आई रेस के ही लोग होंगे। और लिऊ फेंग यहाँ पर देखकर समझ आता है कि यहाँ 1 नहीं 2 है। ये लिऊ फेंग का स्ट्रॉन्ग गेस वर्क था, ये कोई कंफर्म चीज नहीं थी, लेकिन देखकर पता यही चल रहा था कि शायद ये लोग इसी रेस से बिलोंग करते होंगे। अब तभी चारों तरफ यहाँ पे जो स्मोकी मिस्ट है वो छा जाती है। अब तभी एक बहुत बड़ी सी आई हमें नजर आती है, जिसका सप्रेशन फोर्स लिऊ फेंग को फील होता है और लिऊ फेंग का चेहरा देखने लायक था। वो कहता है, सीरियसली जब किस्मत साथ छोड़ देना तो यही हाल होता है। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि लिऊ फेंग चारों ओर से घिर चुका था और यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इनसे कई गुना ज्यादा तादाद में लोग उसे नजर आ रहे थे और सबके सब यहाँ उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी थे। लिऊ फेंग यहाँ अपनी ऑरा रिलीज करता है ताकि आसपास के मिस्ट को क्लियर किया जा सके। अब यहाँ जो युनतोऊ था ना, वो दूर बैठकर ये सारा नजारा देखते हुए हंसता है और कहता है कि चलो अच्छा हुआ, आज तो मेरा दिन बन जाएगा, देखता हूँ ये ह्यूमन कैसे निकल पाता है। अब लिऊ फेंग अपने मन में कहता है कि ये यूनिवर्स वोट बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा मैसिव है, लेकिन जरा देखो मैं मिला भी तो किन से मिला, और वो भी 3 यूनिवर्स मास्टर एक साथ। बाकी सारे लोग तो मेरे लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन ये 3। अभी यहाँ हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसने कि लिऊ फेंग की कोऑर्डिनेशन सबके साथ शेयर कर दिया था और अब ये लिऊ फेंग के सामने बड़े इतराते हुए देख रहा था उसे, जो देखकर लिऊ फेंग कहने लगता है कि जो अल्टीमेट एरो मास्टर है उससे अकेले ही डील कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अब 5 केओस मास्टर भी यहाँ आ चुके हैं। हद हो गई यार, हद ही हो गई। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि 5 केओस मास्टर समेत जियो जियान मास्टर और बाकी सभी लोग भी एक एक करके यहाँ अपनी अपीयरेंस शो कराते हैं, विच मीन्स की गाइस नेक्स्ट वाला जो ब्रेकडाउन वीडियो होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा सुपर लेवल का होगा। उसमें हमें काफी सारा धूम धड़ाका देखने को मिलने वाला है। जिस चीज का तुम्हें मुझे इंतजार रहता है, बिल्कुल पीक लेवल की फाइट का, भाई वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बिना फाइट के यार एपिसोड देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता। एटलीस्ट मुझे तो नहीं आता, अब तुम्हारे टेस्ट का मुझे पता नहीं, बट यार अगर तुम मेरे होमीज हो और इस चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हो और मेरी ब्रेकडाउन वीडियोस देखते आ रहे हो, तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तब से हम 1.5 लाख के इतने करीब है, कर दो यार। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और अगर आज की वीडियो तुम्हें जरा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, तो मेक श्योर कि तुम अपना ओपिनियन जरूर दे रहे हो, और कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के लिए तुम कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। और हाँ, तुम में से जिनको आगे की स्टोरी पता है, जिन्होंने मेरी तरह नॉवल कैसे चाट के रखा है, पूरी मुंह जुबानी याद है, तो यार प्लीज यहाँ पे कुछ मत कहना, खामखा तुम इन सबकी जर्नी स्पॉइल कर दोगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।